गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स कितने हैं उसके ऊपर बात करी थी हमने। ठीक है, तो होपफुली वो सारा क्लियर होगा आपको फर्स्ट लेक्चर का जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाया था, और आप लोगों ने उसको रिवाइज भी किया होगा। देखिए जी, सबसे पहले तो हमने इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये पढ़ना शुरू किया था। इसमें बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर करता है, और इसके अंदर हम जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सर, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हम कोई भी चीज बेचते हैं या खरीदते हैं ना किसी दूसरी पार्टी के साथ, मतलब एनी ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट मनी, उसे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर जो है उसको हम डोमेस्टिक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं, और जो इंडिया के बाहर के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम इंटरनेशनल या फॉरेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इंडिया से बाहर यानी कि फॉरेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है। बेसिकली एक अकाउंट है जो आरबीआई बनाएगी। अब क्योंकि ये अकाउंट है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो जाहिर है ये अकाउंटिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, उसको फॉलो करके ही बनाया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, और डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, दो कॉलम्स बना के डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी दो साइड्स में सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब दो साइड्स कौन सी है सर? एक होती है जी डेबिट साइड, दूसरी है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, रिकॉर्ड करता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो जिसकी वजह से पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट कॉजेज द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, whereas economic transaction that causes inflow of foreign currency, foreign exchange, will be recorded on the credit side of the balance of payment. ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को लेके आपको डाउट ना हो इसलिए मैंने आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन किया था। इसमें बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारे देश के रेजिडेंट और दुनिया के बाकी रेजिडेंट्स के बीच में होते हैं, मतलब रेजिडेंट ऑफ आर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो एसेट्स के लिए हो, किसी गुड्स के लिए हो, सर्विसेज के लिए हो, या मनी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया था हमने ये कह के कि भाई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ना आप बेसिकली मोटा मोटा आप 4 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विजिबल आइटम्स के लिए किए जा सकते हैं, इनविजिबल आइटम्स हो सकते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो सकते हैं, और कैपिटल ट्रांसफर्स हो सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के ना एक्चुअली दो कंपोनेंट्स भी होते हैं, मतलब जितने भी आइटम्स हैं उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करके रिकॉर्ड किया जाता है। कंपोनेंट के नाम बताए थे, एक होता है जी करंट अकाउंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बाद एक परफॉर्मा बनवाया था ताकि आपको कुछ हद तक क्लियर हो जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा दिखता है। तो टू सम एक्सटेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा होता है। ठीक है, तो फिलहाल लास्ट क्लास में इतना डिस्कस किया था हमने, और मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो एक्चुअल फिगर्स है, एक्चुअल जो परफॉर्मा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है वो आपको दिखाऊं। तो ये इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया है। देखिए, ये है स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर किया जाता है ना, उसका स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन ये है। अब यहाँ पे ना आपको कई सारी लाइंस दिख रही हैं, जैसे सर ये तो हमें समझ आ रहा है। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हेडिंग होती है करंट अकाउंट की, और करंट अकाउंट के अंदर विजिबल आइटम्स में जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का ये पहली हेडिंग बनती है। ये विजिबल आइटम है बेसिकली गुड्स वाला कॉलम। ठीक है, इसमें जनरल मर्केंटाइज, री एक्सपोर्ट, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर याद करना पड़ेगा, क्या है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह को। तो गुड्स की एक अलग हेडिंग बना दी है, और फिर सर्विसेज की एक अलग हेडिंग बनाई है। ठीक है जी, और इसके अलावा देखिए सर्विसेज में कितनी सारी चीजें हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में क्या है, सी ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर, फ्राइट, ठीक है, और अदर्स के नाम से एक कॉलम है। एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है जी, ये सब ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी है, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, फिर ट्रेवल, ये भी आपका सर्विसेज में ही आता है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में आता है, इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज में आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सर्विसेज की कैटेगरी में बहुत सारी चीजें, ठीक है, जिसे हम इनविजिबल आइटम बेसिकली कहते हैं। इनविजिबल आइटम जिसे कहते हैं उसी को हम सर्विसेज के नाम से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद
ये देखिए, ये हो गया आपका एक प्राइमरी इनकम के नाम से भी कॉलम बनता है जिसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इन्वेस्टमेंट इनकम। ये बेसिकली प्राइमरी इनकम ना यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को कहते हैं। ये वो है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। फिर सेकेंडरी आइटम का एक कॉलम है। खैर आगे चलते हैं। कैपिटल अकाउंट देखिए, पहला कॉम्पोनेंट था करंट अकाउंट, अब सेकंड कॉम्पोनेंट है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जो हमारे देश के एसेट्स या लायबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक्चुअली में जब आप देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। आपके सिलेबस में हालांकि इतना सब कुछ कवर नहीं किया गया, आपके सिलेबस में बहुत प्रिसाइज रखा गया है, सिर्फ कुछ ही इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अच्छा, अब एक दिक्कत शायद आपको हो रही है कि यहाँ पे सर बहुत सारे कॉलम नजर आ रहे हैं। एक डेबिट, ये क्रेडिट डेबिट समझ आ गया हमें, ये नेट बैलेंस है, फिर उसका क्रेडिट डेबिट, फिर नेट बैलेंस। देखिए हमेशा जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है ना, एक तो करंट ईयर का उसमें आइटम रिकॉर्ड करेंगे आप ये, और हमेशा क्वार्टरली बनाया जाएगा, उसको बनेगा पूरे साल का, लेकिन क्वार्टर में डिवाइड होता है वो। जैसे ये देखो किस क्वार्टर का है, ये फर्स्ट क्वार्टर का, अप्रैल से लेकर जून तक का है, अप्रैल मई जून 3 महीने का। और इस क्वार्टर में जो भी ट्रांजैक्शन है ना, उसको हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। तो अप्रैल जून 2020 और इधर लिखा है अप्रैल टू जून 2019, मतलब इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है। रीजन क्या है ऐसा करने का? रीजन है कंपेयर करना, कि आसानी से ना हम इस क्वार्टर में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको कंपेयर कर सकें। तो कंपैरिजन के लिए ना हम हमेशा 2 साल का डेटा दिखाते हैं। अगर ईयर 2020 का बन रहा है तो उसके बगल में हम 2019 का भी डेटा दिखाएंगे कि सेम क्वार्टर में पिछले साल क्या स्टेटस था हमारा, ताकि हमें उससे अंदाजा लग जाए कि हम इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या खराब परफॉर्म कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो इसमें देखो, इसमें क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट का कॉलम है, डेबिट का कॉलम है, और एक नेट का कॉलम बना रखा है कि जो भी डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट आ रहा है अल्टीमेटली वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, उसका नेट बैलेंस यहाँ पे। जैसे देखिए क्रेडिट है यहाँ पे 1,22,408 और डेबिट में है 1,02,610, तो अल्टीमेटली पैसा आया है ज्यादा और गया है कम। ठीक है, तो अगर पैसा ज्यादा आता है, इनफ्लो ज्यादा होता है, आउटफ्लो कम होता है, तो अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे? बैलेंस नेगेटिव में है या पॉजिटिव में, मतलब देश को सरप्लस है या डेफिसिट है? ऑब्वियसली सरप्लस है, और सरप्लस है इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव बैलेंस पे लिखा है 19,798। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 52,172 है और डेबिट बैलेंस है 61,638। तो अल्टीमेटली क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंस कितना आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है 9,466। समझ आ रही है बात? तो ये जो नेट वाला कॉलम है ना, ये बेसिकली आपको बताएगा हर एक आइटम में हमारा जो बैलेंस है वो डेफिसिट में जा रहा है, सरप्लस में जा रहा है, और फिर एक अल्टीमेटली ना एक मेन बैलेंसिंग करी जाती है सारे आइटम के नीचे यहाँ पे। खैर इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखा दी ताकि क्लियर हो जाए कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। चलें अब चलते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पे हमने लास्ट क्लास में कहानी खत्म करी थी, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मैंने बनाया था ना, उसमें जैसे सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारा करंट अकाउंट का कंपोनेंट, इसके नीचे जो सबसे पहला आइटम आता है ना, वो क्या आता है? पहले आता है विजिबल आइटम का। विजिबल आइटम्स में क्या चीज रिकॉर्ड करी जाती है सर? गुड्स के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ना देश में, गुड्स से रिलेटेड, मतलब गुड्स को क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट किया गया होगा या गुड्स इंपोर्ट किए गए होंगे, यही तो हुआ होगा। गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में देश में क्या हुआ होगा सर? या तो गुड्स का एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट हुआ होगा। तो अल्टीमेटली इसके नीचे और भी आइटम्स आने हैं। ठीक है, विजिबल आइटम के बाद इनविजिबल आइटम है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये जो हिस्सा है ना, जो गुड्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, इतना पार्ट ये कहलाता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ आ रही है बात? तो ये चीज आप क्लियर कर लें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कोई नई चीज नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, और ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ किसको डील करता है? इट डील्स विद ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्स, मान लीजिए फिलहाल ये फिगर्स हैं, तो अल्टीमेटली जब आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे ना, तो बैलेंस में क्या होगा कि आपका जो बैलेंस है ना, डेबिट साइड पे 2 लाख आएगा नेगेटिव में,
अच्छा सॉरी, ये पॉजिटिव होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड ना आपका सरप्लस में है, इसका मतलब समझ रहे हैं बात। बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया इंपोर्ट कम किया तो 2 लाख क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जा रहा है। कहने का मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड ना सिर्फ और सिर्फ गुड्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसको ही डील करता है। समझ आ गई बात। अच्छा सर, अगर हम इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से कंपेयर करें तो ये किस तरीके से अलग है? सबसे पहली बात तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कोई अलग चीज नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं अलग होने की बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ना वो 4 आइटम्स को डील करता है भाई साहब। वो विजिबल आइटम को तो रिकॉर्ड करता ही करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इनविजिबल आइटम को भी डील करता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें, और फिर एक कैपिटल अकाउंट का कॉलम बनाते हैं जिसमें कैपिटल ट्रांसफर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अल्टीमेटली जब हम सारे आइटम्स को कंसिडर करते हैं और फाइनल बैलेंस जब निकालते हैं ना, ये कहलाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिडर ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, whether it is a visible transaction relating to visible item, whether it is related to invisible, unilateral और capital transfer, किसी भी चीज से रिलेटेड हो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उन सबको डील करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड डील्स विद ओनली वन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू विजिबल आइटम, यानी कि ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफाइन करूं, मैं कहूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो हम यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली इज द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। जो भी एक्सपोर्ट किया गया है और जो भी इंपोर्ट किया गया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका कॉन्सेप्ट ज्यादा वाइड है, विच हैज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, तो जाहिर आप क्या बोलोगे, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा वाइड है। Balance of trade is a narrower concept ना, it deals with only one economic transaction, whereas balance of payment is a wider concept because it deals with all the economic transactions, सारे economic transaction को डील करता है। तो अगर आप स्कोप के बेसिस पे क्लासिफाई करें, मतलब डिफरेंशिएट करें, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का नैरो स्कोप है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का वाइडर स्कोप है। इसके अलावा आइटम्स के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डील्स विद ओनली विजिबल आइटम, वेयर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट डील्स विद ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, वेदर इट इज विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल ट्रांसफर्स। समझ आ गई बात। अच्छा, एक और चीज देखें, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मान लीजिए यहां पे कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड में ना गवर्नमेंट को कोई नुकसान नजर आता है, कोई डेफिसिट होता है। मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट किया है 3 लाख का और इंपोर्ट किया होता 5 लाख का, पैसा आया है 3 लाख, गया है 5 लाख, तो अल्टीमेटली हमारा ना बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में आता है, उसे हम कहते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर यहां पे नुकसान हो जाता है, डेफिसिट में जाता है हमारा बैलेंस, तो उस घाटे को पता है कैसे पूरा कर सकती है गवर्नमेंट, बाकी के ट्रांजैक्शन को बढ़ा के, इनविजिबल आइटम में ज्यादा ट्रेडिंग कर ले, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के थ्रू उस नुकसान को पूरा करने की कोशिश करे, कैपिटल ट्रांसफर्स के थ्रू उस नुकसान को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। कहने का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई ना हम बाकी आइटम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारे आइटम्स आने हैं अभी। बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर कोई घाटा होता है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए ना आपके पास और भी आइटम्स हैं, आप वहां से उस घाटे को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। समझ रहे हैं? यहां पे कोई फायदा होता है तो इस फायदे का आप इस्तेमाल इन सारे आइटम्स में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी कर सकते हैं। मतलब इसके सरप्लस और डेफिसिट को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाकी आइटम्स में। इस तरीके से समझ लें कि जैसे मेरे ना 4 बिजनेसेस है, मान लो 4 अलग अलग एंटिटीज हैं, 4 अलग अलग यूनिट है। अब मुझे ना एक एंटिटी में नुकसान होता है, कोई कंपनी है मेरी, कोई फॉर्म है, उसमें अगर मुझे नुकसान हो जाता है तो मेरे लिए ना वो बहुत हेडेक की बात नहीं है, मेरे लिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 3 और यूनिट्स हैं, 3 और फॉर्म्स हैं। अगर मुझे एक फॉर्म में कोई नुकसान होता है तो मैं उस नुकसान को, उसके घाटे को मैं बाकी फॉर्म्स में अच्छा करके उस घाटे को पूरा कर सकता हूँ, उस नुकसान को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ठीक है? और ऐसे ही अगर मुझे एक फॉर्म में कोई फायदा होता है, सरप्लस होता है, तो उसको बाकी फॉर्म्स के लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। समझ रहे बात? तो कहने का ये मतलब है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर कोई सरप्लस होता है उसको हम आगे लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। डेफिसिट होता है तो बाकी आइटम से उसको पूरा किया जा सकता है, बाकी आइटम से उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन ध्यान से सुनो कि मान लो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट ही आपका नेगेटिव में चला गया, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट
नेगेटिव में चला। कहने का मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एट द ईयर एंड आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका किसमें, डेफिसिट में, घाटे में। अब जाहिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो निकाला गया होगा वो तो चारों आइटम को कंसिडर करके निकाला जाएगा ना भाई, चाहे सरप्लस आए या डेफिसिट आए, उसमें तो हम विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल कैपिटल ट्रांसफर सारे आइटम्स को कंसिडर कर चुके होंगे, तभी तो हम इस पॉइंट पे पहुंचे होंगे कि डेफिसिट आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। अब मान लो सारे आइटम कंसिडर करने के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है। आप मेरे को बताओ इस डेफिसिट को, इस घाटे को क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड से आप एडजस्ट कर सकते हो? आंसर इज नो सर। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेट बैलेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आने का मतलब समझ रहे हैं कि आप सारे आइटम्स को ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। अगर यहां नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये टेंशन वाली बात है आपके लिए ना, एक टेंशन। ये है आंसू और ये है मुंह और ये बंदा टेंशन में है। समझ आ रही है बात? कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चल रहा है तो फिर ये विजिबल इनविजिबल ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर नेगेटिव में है तो बाकी आइटम से उस के डेफिसिट को हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके से समझ लो कि जैसे मेरे 4 यूनिट हैं, 4 फॉर्म्स हैं, तो एक में अगर मेरे को नुकसान होता है ना, तो बाकी तीनों फॉर्म्स का सरप्लस यूज कर सकता हूं मैं उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। लेकिन मेरा पूरा बिजनेस ही अगर घाटे में चला जाए, मेरी सारी एंटिटीज गंदा परफॉर्म कर रही है, अल्टीमेटली मेरे को लॉस आ रहा है, अल्टीमेट बैलेंस जब मैं निकाल रहा हूं ना, चारों फॉर्म्स का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो नेगेटिव में चला गया। बताओ इस नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा मैं? किसी और बिजनेस से कर सकता हूं क्या मैं? फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी कहीं से कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि ये जो अल्टीमेट बैलेंस है ना, तो सारे फॉर्म्स के प्रॉफिट लॉसेस को कंसिडर करके निकाला गया है। तो मैंने क्या बताया आपको? नंबर 1, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की ही तरह सरप्लस में, डेफिसिट में या बैलेंस में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड, कौन सी साइड ज्यादा है। ठीक है। फिर मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग चीज नहीं है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट इट डील्स विद ओनली वन आइटम। सिर्फ एक ही आइटम से डील करता है, ये विजिबल आइटम को डील करता है, बाकी आइटम को डील नहीं करता। चौथी चीज मैंने आपको ये बताई कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ना, कंपैरेटिवली जो स्कोप है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि सिर्फ एक आइटम को डील करता है, इसलिए हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का स्कोप नैरो है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का वाइडर स्कोप है। समझ आ गई बात? उसके बाद एक पांचवी चीज मैंने आपको बताई कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर कोई डेफिसिट होता है तो उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं या उसको एडजस्ट करवाया जा सकता है बाकी आइटम से, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाकी आइटम से। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अल्टीमेटली नेगेटिव में चला गया, डेफिसिट होता है वहां पे, तो वो डेफिसिट कैन नॉट बी एडजस्टेड विद द बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड एडजस्टेबल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट एडजस्टेबल नहीं है। सर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन क्या आता है? देखिए यहां से ना यूजुअली एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या है। एक ये सवाल आएगा और 3 या 4 नंबर, मान लीजिए 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एक ही मार्क का बन सकता है, जैसे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको पता ही है, डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है, एक बार नोट से देख लेते हैं और कोई प्रॉब्लम है आपको तो पूछ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड डील्स विद ओनली वन काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, और आगे लिखा है एनी इम्बैलेंसेस अराइजिंग इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी लेटर ऑन सेट ऑफ विद द अदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्बैलेंस का मतलब या तो सरप्लस आता है, डेफिसिट आता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से उसको उस घाटे की भरपाई हम कर सकते हैं, या वहां पे अगर कोई सरप्लस होता है तो बाकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में उस सरप्लस का फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट या सरप्लस में जाता है तो उसका अपना तो फायदा उठा सकते हो ना, उसको एडजस्ट कर सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ। आगे लिखा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, सरप्लस बीओटी हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है जी, अब एग्जाम में मैंने बताया कि यहाँ से डिफरेंस पूछा जाता है, तो मैंने डिफरेंस लिखवाया है। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैंने आपको याद रखना है, बेसिस याद रखेंगे ना आपको इजीली डिफरेंस आपको याद रहेगा। मीनिंग, तो उसके मीनिंग के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, आप लिखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप क्या लिखोगे
कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। कंपोनेंट मैंने बताई थी आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर सबको डील करता है। तो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ही इसके कंपोनेंट है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड का सिर्फ एक कंपोनेंट है, दैट इज विजिबल आइटम। ओके सर, फिर आ जाते हैं सर कैपिटल ट्रांसफर के बेसिस पे कि इनमें से कौन सा वाला कैपिटल ट्रांसफर को डील करता है। अब देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स एक्सपोर्ट किए गए, इंपोर्ट किए गए, सिर्फ वो आएगा। लेकिन कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी, देश के एसेट्स या लायबिलिटी को इंपैक्ट करता हो, उसको तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना। वो कहां जाएगा? वो सर कैपिटल अकाउंट की हेडिंग में आता है, कैपिटल ट्रांसफर के नाम से, ठीक है। और वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो कैपिटल ट्रांसफर रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कैपिटल ट्रांसफर्स की कोई जगह नहीं होती। स्कोप के बेसिस पे देख लो, जाहिर है इसका वाइडर स्कोप है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसका नैरो स्कोप है। एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डेफिसिट होता है तो क्या उसको एडजस्ट करवाया जा सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ? आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी एडजस्टेड विद द बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई दिक्कत होती है किसी भी तरह की, तो हम उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं। समझ आ गई बात? आगे चल रहे हैं। देखिए, पहले लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो क्लियर है आपको? ठीक है सर। लेकिन आपको याद होगा उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना हमने 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया था, याद है? विजिबल आइटम हो सकता है, वो इकोनॉमिक इनविजिबल हो सकता है, यूनिलेटरल हो सकता है, या कैपिटल हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीका ना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करने का तो वो है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको 4 हिस्सों में कैटेगराइज कर दो, विजिबल, इनविजिबल, ठीक है, लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे। इसके अलावा ना एक और तरीका है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करने का, ठीक है। इस तरीके से तो हम कैटेगराइज कर ही सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं उस नाम से भी। एक होता है जी, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना देश में, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है ऑटोनॉमस आइटम्स या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं, और एक है जी अकोमोडेटिंग आइटम्स। सर ये जो पहले बताया था, देखो ये भी सही है, ठीक है, और ये जो बताया जा रहा है, दोनों का पर्पस अलग है। हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांसफर्स के नाम से। लेकिन इन जनरल जो भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं ना, उनका नेचर कैसा है, नेचर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन करी गई है उसको हम ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग कहते हैं। नेचर का क्या मतलब सर? देखो नेचर क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन का नेचर ना 2 तरीके का हो सकता है। आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसका पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना अगर मकसद नहीं है तो उसको कुछ और कहेंगे, उन आइटम्स को, उन ट्रांजैक्शंस को। और जो ट्रांजैक्शन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के उद्देश्य से किए जा रहे हैं उसको हम अलग नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सुने जरा, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, मतलब सर, मतलब चाहे गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं और उसके पीछे पर्पस मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो उस तरह के ट्रांजैक्शन को हम ऑटोनॉमस आइटम्स या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन या ऑटोनॉमस आइटम कौन से ट्रांजैक्शन? वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिसका प्राइमरी मतलब मेन प्राइमरी पर्पस क्या होता है? प्राइमरी पर्पस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उन सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं। अब वो ऑटोनॉमस आइटम्स जो है किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं? सर वो रिलेटेड हो सकते हैं आपके, चाहे गुड्स से हो सकते हैं, चाहे सर्विसेज से रिलेटेड हो, या कैपिटल नेचर के ट्रांसफर्स हो। तो जो भी ट्रांजैक्शन है जिसका पर्पस है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, उसे हम ऑटोनॉमस आइटम कहेंगे। अच्छा सर, तो सर अकोमोडेटिंग क्या होता है? भाई साहब, अकोमोडेटिंग का मतलब होता है वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइज या प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। सर ये क्या बात हुई? आपने यहाँ पे कहा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है तो ऑटोनॉमस कह दो, जिसका नहीं होता उसको अकोमोडेटिंग कह दो। हाँ भाई, यही सच है।
तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पर्पस नहीं होता, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पर्पस है। सर एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर दो। देखो भाई साहब, साल भर होता क्या है ना, जैसे आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब गुड्स में बहुत तरह की चीजें होती हैं, जैसे दिखाई देता हूँ गुड्स में क्या क्या होता है। जैसे ये आपको दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, अब उसमें देखो गुड्स में बहुत सारी चीजें हैं। गुड्स सोल्ड अंडर मर्केंडाइज, नॉन मॉनेटरी गोल्ड्स, री एक्सपोर्ट, जनरल मर्केंडाइज, तो बहुत सारे आइटम्स हैं इसके अंदर। इसी तरह सर्विसेज में, सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, फिर आपका ट्रेवल आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, इंश्योरेंस आ गया, फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, और अदर बिजनेस सर्विसेज हैं। ठीक है, अभी जितने भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं ना दो कंट्रीज के बीच में, इसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना है, कि एक कंट्री दूसरे को ये सर्विसेज दे रही है, एक कंट्री दूसरे को गुड्स सेल कर रही है, बाय कर रही है। पर्पस क्या है? कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पस है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हो रहा है। जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं साल भर थ्रू आउट द ईयर, वो सब एक ऑटोनॉमस आइटम की कैटेगरी में ही जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, साल के एंड में, ध्यान से सुनना, साल के एंड में ना गवर्नमेंट मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर कर रही है, उसको बैलेंसिंग करनी होती है, जिसे कहते हैं हम अकाउंट क्लोज करने होते हैं। तो अकाउंट क्लोज करते टाइम क्या होगा ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बनाया गया, ध्यान से देखना, ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो हमने क्या किया होगा सर, सबसे पहले एक करंट अकाउंट बना लिया होगा, और फिर एक करंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, और करंट और कैपिटल अकाउंट की हेडिंग के अंदर हमने सारे आइटम्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया होगा। और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इसको फाइनली हम ना एट द ईयर एंड इसको बैलेंस करेंगे, कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकंड को जोड़ेंगे, और ये डिटरमिन करेंगे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो टैली हो रहा है, दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो या तो क्रेडिट ज्यादा हो सकता है या क्रेडिट कम हो सकता है डेबिट के मुकाबले। तो अब होगा क्या ना, अगर मान लीजिए डेबिट साइड क्रेडिट साइड की तुलना में ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना इम्बैलेंस अराइज हो गया। और ये कब रियलाइज होगा? थ्रू आउट द ईयर तो रियलाइज नहीं होगा ना, जब हम अकाउंटिंग क्लोज करेंगे ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्लोज करेंगे, उस टाइम पे हमें रियलाइज होगा कि कौन सी वाली साइड से ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे सर इम्बैलेंस। इम्बैलेंस में सरप्लस भी आ सकता है, डेफिसिट भी आ सकता है, लेकिन याद रखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब तक अनइक्वल है तब तक आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको लेना पड़ेगा करेक्टिव एक्शन। अब ध्यान से सुनो, मान लो डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा होने का मतलब आउटफ्लो ज्यादा हुआ, इनफ्लो कम हुआ। तो अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना है? करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन का मतलब सर, करेक्टिव एक्शन का मतलब इसको बैलेंस करवाने की कोशिश करनी है। मान लीजिए क्रेडिट साइड ना सब कुछ कंसिडर करने के बाद, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के सारे आइटम को कंसिडर करने के बाद ये आ रहा है 12 लाख और ये आ रहा है जी 15 लाख। तो कितने का डिफरेंस है? 3 लाख का, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका 3 लाख डेफिसिट में है। अब जब तक डेफिसिट में है तब तक तो ये अकाउंट क्लोज होगा ही नहीं, जब तक इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस ही कहेंगे ना इसको, इम्बैलेंस है तो क्लोज नहीं कर सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस तो कैसे होता है सर? करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के आइटम को तो कंसिडर करने के बावजूद इम्बैलेंस आ गया। अब करेक्टिव एक्शन में क्या करेगी ना गवर्नमेंट, हमें अब बताओ जरा, पैसा कम पड़ रहा है ना हमारे पास, इनफ्लो कम हुआ है, आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को अब इनफ्लो करवाना पड़ेगा। इनफ्लो किस तरीके से होगा सर? इनफ्लो कैसे होगा? आप गवर्नमेंट का कोई एसेट है मान लो फॉरेन कंट्री में, गवर्नमेंट क्या करेगी? उस एसेट को सेल कर देगी, कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं। एसेट सेल कर दिया और एसेट सेल करके ना पैसा आ गया 3 लाख, तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। ये है करेक्टिव एक्शन। अभी से पहले, आज से पहले जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमने किए, चाहे करंट अकाउंट की हेडिंग में कर रहे हो या कैपिटल अकाउंट के नेचर के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो सब किस लिए किए जा रहे थे सर? वो सब तो देश में हो रहे थे प्रॉफिट के लिए। लेकिन साल के एंड में जब हमें पता लगा कि यार इम्बैलेंस हो रहा है, अब हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? एसेट सेल कर दिया। अब यहां पे एसेट बेचना, एसेट सोल्ड करने का जो डिसीजन है ना, ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने किया है, क्या इसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है? आंसर इज नो। सर प्रॉफिट तो होगा ना, लेकिन प्रॉफिट होगा अलग मुद्दा है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया जा रहा है? आंसर इज नो। फिर किस लिए किया जा रहा है सर? ये किया जा रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना,
वो उसमें जो भी इम्बैलेंस है वो अराइज जो हो रही है उसको हम करेक्ट कर सके, इसे हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। समझ आ रही है बात? इसके अलावा और क्या कर सकती थी गवर्नमेंट? जैसे एसेट सोल्ड कर दिया, इसके अलावा क्या कर सकती है? कई दफा ना गवर्नमेंट जो आरबीआई है, आरबीआई के पास ना रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व किस चीज के सर? रिजर्व्स होते हैं फॉरेन करेंसी के। ठीक है जी। तो जब हमें पैसे की कमी पड़ रही है, जैसे 15 लाख डेबिट है और क्रेडिट है 12 लाख, तो 3 लाख का घाटा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से इसको पूरा करने की कोशिश करती है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि हमने जो एसेट बेचा ना, उससे हमें सिर्फ 2 लाख रुपए आए, अभी भी 1 लाख रुपए का डिफरेंस रह गया। अब हमारे पास कुछ है नहीं, कोई और सोर्स नहीं बचा पैसा अरेंज करने का। हम क्या कर सकते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज कर लेंगे। हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से 1 लाख निकाल के बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड कर देंगे, तो वो इनफ्लो के नाम से वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा और दोनों साइड सैली हो जाएंगी, 15 लाख और 15 लाख। समझ आ रही है बात? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को टैली करवाने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। याद रहेगा? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। समझ आ रही है बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थ्रू आउट द ईयर ना हम हमारे देश में ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस ही होती हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स में ही पूरी इकोनॉमी डील करती है। लेकिन साल के एंड में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम टैली करवाते हैं और वो इम्बैलेंस हो रहा होता है, तो इम्बैलेंस के टाइम पे हमें कुछ और डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। एसेट्स बेचना पड़ सकता है, एसेट खरीदना पड़ सकता है। मान लो सरप्लस होता तो एसेट खरीदना पड़ता, कई दफा उधार भी लेना पड़ता है, बोरोइंग करनी पड़ती है। तो अलग अलग ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को उस टाइम पे करेक्टिव एक्शन के लिए, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को टैली करवाने के लिए करना पड़ता है ट्रांजैक्शन। तो वो सारे ट्रांजैक्शन का जो पर्पस है ना, पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। हालांकि प्रॉफिट हो सकता है उस ट्रांजैक्शन के दौरान, लेकिन आप मकसद समझे, मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था, मकसद था बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंसेस को पूरा करना। तो जो भी ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उन सारे ट्रांजैक्शन को हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या अकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ऑटोनॉमस आइटम का क्या मतलब है, ये ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। और याद रखें कि ये ना, ये थ्रू आउट द ईयर होते हैं भाई साहब। ये कब होते हैं? ये थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। और सर कौन से अकाउंट से रिलेटेड होते हैं ये सब? ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ये आपको कैपिटल अकाउंट में भी नजर आएंगे, कैपिटल अकाउंट वाले आइटम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और करंट अकाउंट आइटम में भी हो सकता है। करंट अकाउंट आइटम में भी डील करता है, कैपिटल अकाउंट में भी डील करता है। तो ऑटोनॉमस आइटम चाहे करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में हो, जो थ्रू आउट द ईयर हो रहे हैं ना, वो सब क्या है? वो सब ऑटोनॉमस आइटम या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है। अकोमोडेटिंग में क्या बताया कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसका पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता, बट पर्पस क्या होता है? इम्बैलेंसेस को पूरा करना पर्पस होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इम्बैलेंस है ना, उसको खत्म करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो कहलाते हैं स्पेसिफिकली अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या अकोमोडेटिंग आइटम्स। और याद रखो, अकोमोडेटिंग आइटम्स डील्स विद ओनली कैपिटल अकाउंट आइटम्स। कैपिटल अकाउंट में से ही रिलेटेड होगा ये। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे डेफिसिट हुआ अभी हमें, अभी वाले एग्जाम्पल में, तो हमने क्या किया? एसेट बेच दिया। तो भाई एसेट किस कैटेगरी में आता है? कैपिटल अकाउंट वाला आइटम है। ऐसी हमें बोरोइंग करनी पड़ सकती थी, कैपिटल अकाउंट का आइटम है। ऐसे हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है कई दफा, ये भी कैपिटल अकाउंट का आइटम है। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल रिजर्व्स का मतलब आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको इस्तेमाल करके उस बैलेंस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल अकाउंट आइटम। तो पॉइंट इज दैट के ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि वो प्रॉफिट वाले आइटम्स जो होते हैं उसको हम ऑटोनॉमस कहते हैं, और जो प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है वो अकोमोडेटिंग होती है। पर्पस अकोमोडेटिंग का सिर्फ बैलेंस करना होता है, और ये साल के एंड में किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम है, ये रटने वाली चीजें आपको याद ही रखना पड़ेगा। ऑटोनॉमस आइटम को हमने नाम दिया है अबव द लाइन आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम को हम अबव द लाइन आइटम कहते हैं, और अकोमोडेटिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। बिलो द लाइन आइटम्स, ये याद रखना पड़ेगा आपको। दैट इज अबव द लाइन, दिस इज बिलो द लाइन आइटम्स। समझ आ गई बात? लिखा है दोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच आर
undertaken with the objective of profit maximization are called autonomous items. These items can be transacted in both current account and capital account. These items are also known as above the line item. ठीक है. अच्छा, ऑटोनॉमस आइटम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये मैं समझाता हूं आपको थोड़ी देर में. आगे चलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स के ऊपर. लिखा है आइटम्स विच आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर नोन एज अकोमोडेटिंग आइटम. कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी आइटम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए, सरप्लस को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है. कोई भी ट्रांजैक्शन जो डेफिसिट या सरप्लस को यूज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए किया जा रहा है, वो कहलाता है अकोमोडेटिंग. सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंसेस को खत्म करने के लिए किया जाएगा वो अकोमोडेटिंग कहलाएगा. These items are also known as below the line items. Accommodating items are dependent on the status of the balance of payment. इसके बारे में बाद में बात करते हैं. इसमें ये पॉइंट रह गया और ऊपर वाले में भी ये वाला पॉइंट हमने छोड़ा है. अब एक और सवाल है. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ लिखा है these items are transacted only in the capital account. सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही आपको अकोमोडेटिंग आइटम नजर आएंगे. मतलब अकोमोडेटिंग आइटम डील्स विद ओनली कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट के आइटम से ये डील नहीं करता है. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. अब एक पॉइंट था इसमें, देखिए ऑटोनॉमस आइटम या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या बताया इसके बारे में मैंने. सर इसके बारे में आपने बताया था कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, थ्रू आउट द ईयर होते रहेंगे. अब क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर होते हैं ना, तो यहां पे इस टाइम पे गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना पड़ता कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डेफिसिट या सरप्लस को पूरा करने के लिए, कितना उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज करना पड़ेगा. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द ईयर होते हैं, प्रॉफिट के लिए होते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा है या डेफिसिट में जा रहा है, इस बात की टेंशन नहीं होती हमें ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन करते वक्त. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में हमें ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि हम सरप्लस में या डेफिसिट में, मतलब जैसे हमें गुड्स एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, सर्विसेज रेंडर करनी है या सर्विसेज रिसीव करनी है, आपको कुछ भी करना है जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन वाले नेचर का है, वहां पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस या डेफिसिट के बारे में नहीं सोचते. मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटस है ना, दिस इज कॉल्ड स्टेटस, क्या वो सरप्लस में है या डेफिसिट में चल रहा है, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं होती. लेकिन जब हम अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करते हैं ना भाई साहब, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के टाइम पे आप खुद ही बताओ कि हम एसेट्स बेचेंगे या खरीदेंगे. ये कब होगा सर? ये एक तो होता है जी एट द ईयर एंड, और ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बताया था अभी आपको. ठीक है, अब अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में आप एसेट बेचोगे या खरीदोगे, आप उधार दोगे या उधार लोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे या इन्वेस्टमेंट मंगवाओगे, एफडीआई मंगवाओगे, आप ऑफिशियल रिजर्व यूज करेंगे या रिजर्व क्रिएट करेंगे. बताओ ये डिसाइड किस बेसिस पे होगा, बता सकते हैं? आप रिजर्व यूज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बोरोइंग करेंगे, एसेट बेचेंगे, खरीदेंगे, क्या करेंगे, किस आधार पे डिसाइड कर सकते हैं आप? सर हम डिसाइड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस के बेसिस पे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में चल रहा है या डेफिसिट में चल रहा है. समझ रहे हैं बात? कहने का मतलब है कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करते वक्त हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम सरप्लस में चल रहे हैं, डेफिसिट में चल रहे हैं. उसी के हिसाब से तो आप करेक्टिव एक्शन लेंगे. लेकिन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो होता रहेगा, वो थ्रू आउट द ईयर हम करेंगे. बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है ये सोचने का टाइम कब आएगा? एट द ईयर एंड. और एट द ईयर एंड जब हम बैलेंस करने के लिए ट्रांजैक्शन करेंगे, उन ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. समझ आ गई बात? इसे कहते हैं कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस पे डिपेंडेंट नहीं है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन द स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. किस तरह के अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हम आप लेंगे वो डिपेंड करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है. लेकिन ऑटोनॉमस में आपको स्टेटस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती. यही पॉइंट लिखा था यहाँ पे जो छोड़ दिया था हमने. देखिए क्या लिखा है, ऑटोनॉमस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. और अकोमोडेटिंग में लिखा है अकोमोडेटिंग आइटम्स आर डिपेंडेंट अपॉन द स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, वो क्लियर हो गया है. इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट भी नहीं है?
अब इस चैप्टर के एंड में उसके रीजंस हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में क्यों जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में जाने का क्या रीज़न हो सकता है। तो ये एक्चुअली आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं। अब इस बार जो सिलेबस रिड्यूस किया है ना, उसमें ये वाला पार्ट हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट पेज पे लिखवाए थे मैंने, जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप ये क्वेश्चंस एक दफ़ा और देख लीजिएगा। इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे ये है, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करें। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मीनिंग लिखना है, बाकी आप आइटम्स लिख देना, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फोर्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन दी ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो ये सब मैंने इतना एक्सप्लेन किया है कि आप आसानी से डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अब यहाँ दो सवाल हैं जिसमें बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। एक है, ये पूछा गया व्हाट आर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की इम्बैलेंसेस को पूरा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज करते हैं, उसे हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब इनफ्लो कम आउटफ्लो ज्यादा है देश का, डेबिट साइड ज्यादा है मतलब डेफिसिट में है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व ना घट जाता है। वहां से पैसा निकाल के हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में मतलब उसको लेके आते हैं, इनफ्लो दिखाते हैं, ताकि डेबिट क्रेडिट साइड बराबर हो सके। वहीं अगर सरप्लस ज्यादा है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में चल रहा है, तो वहां से हम जो एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी है उसको निकाल के हम रिजर्व में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाता है हमारा। तो कहने का मतलब कि हम ऑफिशियल रिजर्व का इस्तेमाल जब करते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, इसके इम्बैलेंसेस को पूरा करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन को हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहेंगे। बाकी यहाँ पे इलैबोरेट करके लिखा है मैंने, आप रीड कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है, शुड अ करंट अकाउंट डेफिसिट बी अ कॉज ऑफ अलार्म, एक्सप्लेन। मतलब कि अगर किसी देश में करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है तो क्या बहुत घबराने वाली बात है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न और नॉट। तो देखो, एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ना दो कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो किसी देश में अगर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों ऐड करने के बाद अल्टीमेट बैलेंस डेफिसिट है, तो ये इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑब्वियसली। लेकिन अगर सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो ये इतनी टेंशन वाली चीज इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कैपिटल अकाउंट भी है हमारे पास, जिससे हम करंट अकाउंट में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट में डेफिसिट है, तो ये कुछ हद तक आप कह सकते हो टेंशन वाली चीज है, लेकिन बहुत कोई अलार्मिंग चीज नहीं है, बहुत टेंशन वाली चीज नहीं है। Since the deficit in the current account can be met by the surplus of the capital account, therefore it should not be an alarming concern. समझ आ गई बात? चले जी, ये चैप्टर हो गया खत्म हमारा। चलें फिर, आज के एपिसोड में इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टेक केयर।